हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस एजुकेशनल चैनल द लर्नोपीडिया। टॉपिक चल रहा है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसमें हम तीसरा चैप्टर देख रहे हैं। क्या नाम है चैप्टर का? भारत में ब्रिटिश नीतियाँ और प्रभाव। और इस चैप्टर का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, लेक्चर नंबर 14, और ये है लेक्चर नंबर 15। तो 14 में मैंने बताया था साम्राज्यवादी नीति, ब्रिटिश की कौन कौन सी साम्राज्यवादी नीतियाँ होती हैं वो मैंने लेक्चर नंबर 14 में एक्सप्लेन किया है। नहीं देखी है वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और आई बटन पर क्लिक करिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और आज हम देखेंगे आर्थिक नीति कि ब्रिटिश की कौन कौन सी आर्थिक नीतियाँ होती हैं और उनका प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे फर्स्ट हम देखेंगे भू राजस्व। इसके बाद हम देखेंगे कृषि व्यवस्था। इसके बाद देखेंगे बैंकिंग सेवा। भारत में ब्रिटिशों के द्वारा बैंकिंग सेवा कैसे लाई गई थी, कैसे इसका फिर विकास होता है, सारा इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे रेलवे और नेक्स्ट औद्योगिकीकरण। तो इतने पॉइंट्स को आज इसी वीडियो में कंप्लीट करना है, जाना नहीं है कहीं, यहीं पे बैठ के पढ़ना है और ये सारे पॉइंट्स आज कवर हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान लगाइए, सब समझ में आएगा। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे अब। तो सबसे पहले देखते हैं भू राजस्व। भू राजस्व के अंतर्गत ये एक 4 पॉइंट हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है इजारेदारी, पंचसाला, जमींदारी और ठेकेदारी। ये चारों एक ही नाम है ज़्यादा क्षेत्र। ये जो व्यवस्था थी, ये जो इनकी नीतियाँ थी, ये कहाँ पर लागू थी? बंगाल और बिहार में। इसके प्रवर्तक कौन थे? वॉरेन हास्टिंग ये लेकर आए थे। उन्होंने बताया था कि हम ऐसी व्यवस्था करें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, अब इस व्यवस्था में था क्या कि अधिक बोली लगाने पर जमीन को 5 वर्ष के लिए ठेके पर देना। अब देखिए, एक ज़मीन होती थी और उसके आगे पीछे सब लोग रहते थे। अब वो ज़मीन बहुत लोग चाहेंगे तो जो अधिक बोली लगा देगा उसकी ज़मीन हो जाएगी। इसका परिणाम यह होता है, यह असफल हो जाती है। वॉरेन हास्टिंग द्वारा लाई गई रहती है इजारेदारी, पंचसाला, जमींदारी, ठेकेदारी, जो भी कहिए, मेन ये नाम है इजारेदारी व्यवस्था। ये असफल हो जाती है। इसके बाद फिर दूसरी व्यवस्था आती है। लगभग सब साथ में चलती रहती हैं, जगह जगह की बात है ये। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त, जागीरदारी, इस्तेमादारी या बीसबेदारी। ये इतने सारे नाम हैं, इसके नाम सारे याद रखिएगा क्योंकि नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कौन से नाम से पूछ लेगा पता नहीं चलेगा, इसलिए किसी भी पॉइंट्स का कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, अगर उसके कई सारे नाम हैं तो नाम को एक बार रिवाइज जरूर किया करिए क्योंकि अलग अलग नामों से ही पूछता है। एक होता है कॉमन नेम से तो सब जानते हैं, लेकिन एग्ज़ाम होता है वहाँ कॉमन तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। कॉमन 10 क्वेश्चन पूछेगा, बाकी तो 90 क्वेश्चन जो होंगे वो तो कुछ अलग ही पूछते हैं। जो पढ़ के गया रहता है वही बता है ना। तो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त। अच्छा, स्थायी का मतलब क्या है? स्थायी से क्लियर है, जो फिक्स्ड हो, स्थायी हो। फिक्स्ड स्थायी समझ में ही आ रहा होगा। फिर इसके बाद बंदोबस्त का मतलब है जमींदारों से लगान का समझौता होता था, बंदोबस्त। जागीरदारी, इस्तेमादारी, बीसबेदारी, ये सब अन्य नाम है उसके। ये कौन से क्षेत्रों पर था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक। आगे इसके प्रवर्तक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये एग्जाम में पूछता है, इस व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? इस व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो वॉरेन हास्टिंग। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसमें क्या था, इसकी व्यवस्था क्या थी कि कुल भूमि के 19% क्षेत्र पर, यहाँ 19% क्षेत्र पर स्थायी कर देना होता था। अब देखिए, ये कोई मान लीजिए लैंड है, इस व्यवस्था को समझते हैं कैसे ये लेते थे। ये 100% पूरा है, इसका मान लीजिए ये है 19%। 19% क्षेत्र पर वो एक कर डिसाइड कर देते थे। मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये कर है, वो कहते थे जितना इनकम हो रहा है किसान को उसका 100 रुपये वो ब्रिटिश को देंगे। अब ये 100 रुपये कैसे डिवाइड होता था?
ये जो था, इसका डिवीज़न कैसे था, 10/11, 1/11, और जो एक्स्ट्रा वसूलते थे मीन्स एक्स्ट्रा, अभी एक्स्ट्रा कहाँ से आया वो भी बताते हैं। देखिए 100 का 10/11 किसके पास जाता था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता था, कंपनी ने ले लिया। फिर 1/11 किसके पास जाता था, ये जमींदारों के पास जाता था। देख रहे हैं ना किस तरह से पूरा का पूरा पैसा लगभग किसके पास जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और इसका 100 का 1/11 वो जमींदारों के पास। अच्छा, जमींदारों के पास अब पैसे तो कम जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, किससे किससे मांगेगा और पैसा, किसान से ही मांगेगा कि किसान तुम और पैसा दो, और पैसा दो। और उस समय उतना एजुकेशन भी नहीं था कि वो कागज़ पत्र को पढ़ सकते थे, और पढ़ भी लिया मान लीजिए तो वो क्या कर पाएगा, राज तो ब्रिटिश का ही था। तो वो जो जमींदार जो होते, जो एक्स्ट्रा पैसा मांगते थे, वो भी अब जमींदारों के पास ही जाता था, और ये लोड किस पर पड़ता था, किसान पर पड़ता था। तो ये व्यवस्था थी इस स्थायी बंदोबस्त में। अब इसका परिणाम क्या होता था, मान लीजिए ये कर किसान नहीं दे पा रहा है, तो इसका परिणाम क्या होता था। और एक बात और, मान लीजिए किसान ये कर नहीं चुका पा रहा है, तो जमींदारों को कौन डांटेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों को ये काम सौंपी हुई थी कि तुम कर वसूलो, और जो कर वसूलोगे उसका 1/11 तुम कमीशन के रूप में रख लेना, और 10/11 हमें दे देना। समझ में आया इतना। और तो जमींदार अपना एक्स्ट्रा भी वसूल लेते थे किसान से। परिणाम क्या हुआ इसका, क्या होता था इसका, कि जो भी यहाँ पे लिखा है कि जो भी दे नहीं पाता था कर, तो उसको क्या करते थे ये लोग, दो कानून था वो इसके अंतर्गत आ जाता था, वो व्यक्ति या वो जमींदार वो किसान, सूर्यास्त कानून लागू हो जाता था, और अनुपस्थित जमींदारी प्रथा। इसमें क्या था, सूर्यास्त कानून में तय अवधि पर जमींदारों ने कर नहीं दिया तो जमीन जब्त हो जाती थी। ये जमींदार हैं, ये किसान से पैसा वसूल कर रहे हैं। अब जमींदारों ने समय पर नहीं वसूला, या तो वसूला अगर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तक वो पैसा नहीं पहुंचाया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, उस अवधि में अगर जमींदार ने पैसा नहीं दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी उन जमींदारों से ज़मीन छीन लेती थी। ये होता था। फिर उसके बाद अनुपस्थित जमींदारी प्रथा, इसमें क्या था, जमींदार की भूमि नीलाम होने पर दूसरे गांव या शहर के लोग नए जमींदार बनते थे। अब इसके अंतर्गत ये था कि जमींदार की भूमि जो किसान था, किसान से जो ये लोग वसूलते थे, असल में वो जो ज़मीन था वो जमींदार के होते थे। अब समझिए कैसे, ये सारे बहुत सारे ज़मीन हैं, ये पूरा किसान यहाँ पे अपना काम करते थे, खेती कर रहे हैं, लेकिन ये एक जमींदार के अंतर्गत ये ज़मीन आता था। ये पूरा इतने ज़मीन का काम किसको दिया गया था, एक जमींदार को, कि यहाँ से कर वसूलो। तो जमींदार की भूमि ये उसकी भूमि हुई। नीलाम होने पर अंग्रेज अगर वो कर नहीं देता था तो अंग्रेज उसकी ज़मीन को नीलाम कर देते थे। और ये नहीं कि नीलाम कर दिए तो उसी गांव या शहर के व्यक्ति को देंगे, नहीं, वो किसी दूसरे गांव या शहर के लोग को दे देते थे, उसे जमींदार बना देते थे। समझ में आया ये वाला व्यवस्था। और ये जो था 19% क्षेत्र पर था, पूरे ज़मीन पर नहीं, 19% क्षेत्र पर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये इसमें क्या था, ये लागू था मद्रास, मुंबई, असम और बंगाल राज्यों पर। इसमें क्या था, व्यवस्था इसकी क्या थी, कर न देने पर जमीन जब्त हो जाता था, कर नहीं देगा तो किसान की ज़मीन जब्त हो जाती थी। यहाँ पर क्या था कि जो ज़मीन का मालिक होता था, भले वो किसान काम करता था, लेकिन जो ज़मीन का मालिक होता था वो जमींदार होता था, और यहाँ पर ज़मीन का मालिक किसान ही होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% क्षेत्र पर लागू था। 51% क्षेत्र मीन्स जमीन का 51% क्षेत्र जो होता था वहाँ पर ये लागू था। रैयत मीन्स होता है किसान, किसान। इसके प्रवर्तक कौन थे, टॉमस मुनरो जो मद्रास में इसको लागू किए थे। फिर एल्फिंस्टन बॉम्बे में, अलेक्जेंडर दी 12 महल
क्षेत्र में। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, और तो पॉइंट है नहीं, बस नाम आप याद रखिए, इसके प्रवर्तक कौन है और ये कौन से क्षेत्र में लागू था। नेक्स्ट देखते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। महल नाम से ही क्लियर है, महलवाड़ी, महल मीन्स महल ही, वही महल, बड़े बड़े जो महल होते थे। और ग्राम, महल और ग्राम यहाँ पे सेम लेंगे, सेम नाम है। क्षेत्र, ये कौन से क्षेत्र पर लागू था, तो यूपी, एमपी, पंजाब। इसके बाद इसके प्रवर्तक कौन थे, हॉल्ट, मैकेंजी। और व्यवस्था क्या थी इसमें कि कर न देने पर जमीन जब्त कर लेना। लगभग चारों में वही था, कर नहीं देंगे तो जमीन जब्त हो जाती थी। ये लगभग 30% क्षेत्र पर लागू था। अच्छा, ये देखिए, ये 19% है, ये 51% है, और ये 30%, तो हो गया ना 100%, 100%, पूरा 100% ब्रिटिश पा जा रहा है ना पैसा पूरा। इसके बाद अब नेक्स्ट देखेंगे कृषि का व्यवसायीकरण। तो नेक्स्ट पॉइंट है कृषि का व्यवसायीकरण। देखिए, कृषि दो तरह की होती है। एक कृषि होती है जो खाद्यान्न उगाई जाती है, मीन्स खाद्य पदार्थ उगाए जाते हैं जो जीवन यापन जिससे हम करते हैं। जैसे खाद्यान्न में हुआ चावल, आटा कह रहे हैं, चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, और हाँ, ऐसी चीज़ें। और एक होता है नगदी फसलें। नगदी फसलें जिन्हें हम डायरेक्ट खा तो नहीं सकते हैं, उपभोग नहीं कर सकते डायरेक्ट, उसको बेचा जाता था और उससे इनकम होती थी। तो ये दो तरह की फसलें होती हैं। तो अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा जोर दिया था नगदी फसलों को उगाने के लिए। वो कहते थे खाद्यान्न कम उगाओ और नगदी फसलों को ज़्यादा उगाओ, क्योंकि उन्हें इनकम चाहिए था। तो नगदी फसलों के उत्पादन पर जोर देना, उन्होंने क्या किया था, कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया था। व्यवसायीकरण का मतलब ही होता है कि कृषि में नगदी फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना। अच्छा, नगदी फसलें कौन कौन सी होती हैं, जैसे हुआ चाय, उसकी पत्ती तो आप डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ यूज़ करते हैं वो लोग करते होंगे, डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, उसकी चाय पत्ती बनती है, फिर उसे मार्केट में सेल करते हैं। कहवा मीन्स कॉफ़ी, कॉफ़ी भी डायरेक्ट नहीं यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जूट, कपास, नील तो सबसे मशहूर था उस समय, और अफ़ीम की खेती होती थी। तो ये सारी जो फसलें होती हैं वो क्या कहते हैं, नगदी फसलें होती हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी प्रथाएं थी, ये जगह जगह के अनुसार बदली हुई थी। जैसे चंपारण बिहार में है, वहाँ पर 3 कटिया प्रथा लागू थी। अच्छा, इस प्रथा में क्या था कि जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना जरूरी होता था। जो नहीं करता था उसे फिर मारते थे, पीटते थे, उनका शोषण करते थे उन किसानों का। नील क्या होता है, नील एक कपड़ा रंगने वाला पदार्थ होता है, उसकी खेती ये लोग करने के लिए जोत देते थे। इससे क्या होता था कि ज़मीन बंजर हो जाती थी और ख़राब हो जाती थी, बंजर या ख़राब हो जाती थी। नील की खेती किसान इसीलिए करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी ज़मीन ख़राब हो जाती थी। और अगर ये ज़मीन है तो अगर मान लीजिए इस भाग पर नील की खेती हो रही है तो इसका असर जो बाकी फसल वो उगाता था उस पर भी पड़ता था, उसकी बाकी फसलें भी खराब हो जाती थी। तो इसीलिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहता था, परंतु ब्रिटिश जबरदस्ती करवाते थे उनसे। तो ये था 3 कटिया प्रथा जो चंपारण में लागू था। इसके बाद ददनी प्रथा, इसमें क्या था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये पूरे भारत पर लागू था। अच्छा, किस तरह का ये लोग कॉन्ट्रैक्ट देते थे, मान लीजिए ये ज़मीन है, किसान की ज़मीन है, समझ में आया इतना, किसान की ज़मीन, और इधर है अंग्रेज। इस अंग्रेज ने कहा कि तुम आलू उगाओ, और जो आलू जितना टाइम लगता है उगने में, तुम आलू उगाओ, और जब फसल तैयार हो जाएगी तब तुम मुझे वो आलू दे देना और उसके बदले हम तुम्हें पैसा देंगे। अच्छा, कितना देंगे, तो जो रेट हम तय करेंगे उसी रेट पर तुम्हें आलू देना होगा। तो
तो किसान भी कहता था ठीक है। तो उस समय तो वो रेट जो था हाई तय कर लेते थे, मीन्स किसान को लालच दे देते थे कि हम इतना पैसा तुमको देंगे। किसान कहता था ठीक है, ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तब तो हम ज़रूर उगाएंगे, मेरा पूरा फसल भी बिक जाएगा। तो इसी तरह से वो पूरा एक खेत नहीं, पूरा एक गांव पूरा ले लेते थे और कहते थे ये पूरा गांव सिर्फ आलू की खेती करेगा और ये दूसरा गांव मान लीजिए किसी और चीज़ों की खेती करेगा। तो इस तरह से वो पूरा गांव या बहुत बड़े बड़े एरिया में खेत ले लेते थे। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और जब फसल उग जाती थी उसके पहले ही ये लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते थे। कौन? अंग्रेज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता था, कहता था कि कोई भी बहाना मार देता था कि ये ज़्यादा पैदावार नहीं होगा या फिर ज़्यादा इसमें हमें इनकम नहीं होगा, बेकार है ये फसल। तो ऐसे ऐसी चीज़ें कह करके वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते थे। और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर नुकसान किसे होगा? किसान को होगा। तो फिर कहते थे ठीक है, नुकसान नहीं होने देंगे तुम्हारा, जितना धनराशि हमने तय किया है उससे कम धनराशि ले लो। अब बताइए किसको नुकसान हो रहा है? सबसे ज़्यादा किसान को हो रहा है। वो तो पूरा पैसा लगा करके खेती किया, फसल उगाया और उसका फ़ायदा उठा लिया अंग्रेज ने। समझ में आया? ये था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बीच में ही तोड़ देते थे ये लोग कॉन्ट्रैक्ट, और या तो अगर नहीं तोड़ते थे तो कम पैसे पर ही किसान से फसल ले लेते थे। ये था ददनी प्रथा जो पूरे भारत पर ये लागू था। ये ऐसी ऐसी प्रथाएं ये लोग चलाए हुए थे, पूरी तरह से किसानों का ये लोग शोषण करते थे। इसके पहले जो हमने देखा भू राजस्व, उसमें भी किसान शोषित होता था और फिर इस तरह की प्रथाओं से भी किसान ही शोषित हो रहा है। इसके बाद कम्युनिटी प्रथा और बंधुआ मजदूरी। बंधुआ का नाम तो बहुत बार सुने होंगे, इस पर बहुत सारी फिल्में भी बनी हुई हैं। बंधुआ मजदूरी कि किस तरह से उन्हें मारा जाता था, फिल्मों में ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। कम्युनिटी प्रथा, कमियोटी, कमियाँ, यहाँ पे कमियाँ एक जाति थी, उसी के नाम पर था कम्युनिटी प्रथा। यह उड़ीसा और बिहार में लागू था। इसके अंतर्गत क्या था कि जमीन पर ऋण का ब्याज चुकाने के लिए जीवन भर सेवा करना। जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो लोग सेवा करते थे, कहते थे कि ब्याज नहीं चुका पा रहे हैं, इससे अच्छा हम आपकी ज़िंदगी भर सेवा करेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी किसान ने अपनी ज़मीन के बदले किसी जमींदार से ऋण लिया है, उस समय जमींदार कोई अंग्रेज का कठपुतली ही होता था या तो अंग्रेज ही होते थे। तो अगर ऋण लिया है और उसका ब्याज वो नहीं चुका पा रहा है, जबकि जमींदार ब्याज जानबूझकर काफ़ी ऊंचे दर पर रखते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से, अगर वो नहीं चुका पाता था, किसान नहीं चुका पाता था, तो जीवन भर सेवा करता था। मतलब वो अपनी पूरी ज़िंदगी अब दास की तरह व्यतीत करेगा। वो अपने अनुसार जी नहीं पाएगा, जो मालिक कहेगा वही इन्हें करना होता था। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं दुबला हाली प्रथा। अच्छा, ये जो प्रथा थी बहुत ही अमानवीय प्रथा थी। एकदम इन्हें प्रताड़ित कर दिया जाता था, इतना मारा जाता था, इनसे जबरन काम करवाया जाता था, टाइम पर खाना नहीं दिया जाता था। समझिए दर्दनाक स्थिति है उस समय की। फिर नेक्स्ट है दुबला हाली प्रथा या भूदास। भूदास मीन्स भूमि का दास। दुबला हाली प्रथा ये सूरत में था। इसमें क्या था? मालिक को संपत्ति का संरक्षक मानते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं बैंकिंग व्यवस्था। 2 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब बैंकिंग व्यवस्था को देखते हैं। बैंकिंग व्यवस्था सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा ही भारत में लाई गई थी। मैक्सिमम चीज़ें अंग्रेजों द्वारा ही लाई गई है। ये सबसे पहला बैंक आया था 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो ब्रिटिश पद्धति पर आधारित था और भारत में पहला बैंक था। इसके बाद 1806 में बैंक ऑफ बंगाल ओपन होता है। फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1865 बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंक होंगे। बैंक ऑफ बंगाल ये पहला प्रेसिडेंसी बैंक था। इसके बाद सेकंड बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास तीसरा बैंक। वैसे ये है बैंकिंग का चैप्टर। तो यहाँ पे बस एक छोटा सा रिवीजन क्या एक थोड़ा सा पॉइंट इसका देख लेते हैं।
इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है। कौन सा बैंक फर्स्ट है, कौन सा बैंक सेकंड है, कौन सा प्रेसिडेंसी बैंक है, फिर उसके बाद इंपीरियल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक क्या है, कब इनका राष्ट्रीयकरण हुआ है, कब इनका नाम चेंज हुआ है, यही सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इन तीनों बैंक का विलय कर दिया गया। विलय करके एक बैंक बनाया गया 1921। हम 1800 की बात नहीं कर रहे हैं, 1921 में बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये गोरेवाला समिति की सिफारिश पर बना था, मीन्स विलय हुआ था। फिर 1 जुलाई 1955 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, एकदम स्टार कर लीजिए, हर एग्ज़ाम में पूछता है, 90% एग्ज़ाम में तो ये पूछता है। 1 जुलाई 1955 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण होता है। 1955 आज़ादी के बाद ये है, यहाँ पे तो बता रहे हैं तो सोचा बैंक के बारे में उसको लास्ट तक बता ही देते हैं। तो राष्ट्रीयकरण इसका 1 जुलाई 1955 को होता है और इसका नाम बदल दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आज सबसे बड़ा बैंक है। फिर 1894 में पंजाब नेशनल बैंक ओपन होता है 1894 में। ये देखिए 1921 से 1955, ये तो बस एक बैंक का बताया कि कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। फिर हम वापस चलते हैं अपने 1800 में। तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक बनता है लाला हरकिशन द्वारा। ये पहले भारतीय ये होंगे जिन्होंने भारत में बैंक बनाया। भारतीय बैंक पहला आधुनिक बैंक होता है। समझ में आ गया? इसके बाद 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनता है और 1 जनवरी 1950 देश आज़ाद होता है। 1 जनवरी 1950 आज़ादी के बाद 1947 आज़ाद होता है। फिर 26 जनवरी 1950 के पहले ही, हमारा संविधान लागू होने से पहले ही 1 जनवरी को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। तो ये हो गया बैंकिंग व्यवस्था। 3 पार्ट हमने देख लिया। तो अब हम देख लेते हैं रेलवे का विकास भारत में कैसे हुआ है। रेलवे सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजों द्वारा ही लाया गया था। इस पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे का विकास दूसरे की पत्नी के श्रृंगार पर खर्च करने जैसा है। ये लाइन बाल गंगाधर तिलक ने कही है। आइए अब देख लेते हैं कैसे क्या हुआ था। तो 16 अप्रैल 1853 में भारत में सबसे पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे तक। ये 33 किलोमीटर चली थी, ये तो सबको पता होगा। फिर 1905 में, ये सब पॉइंट्स बस याद करने वाला है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है, इसलिए बस रीडिंग करा देते हैं। 1905 में थॉमस रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड का गठन हो जाता है। इसके बाद लॉर्ड कर्जन के समय सबसे अधिक रेल का विकास होता है। लॉर्ड कर्जन ने भारत में बहुत सारे विकास किए हुए हैं। भारत में जो पहली रेल चली थी वो निजी कंपनी द्वारा चलाई गई थी। लॉर्ड कर्जन के बारे में मैंने बता दिया। लॉर्ड कर्जन एक बहुत इम्पॉर्टेंट गवर्नर है ब्रिटिश रूल में। फिर आते हैं 1920 में। 1920 के पहले कोई पॉइंट तो नहीं छूटा है? नहीं। 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड एकवर्थ आयोग की सिफारिश पर रेल व्यवस्था को सरकारी करना था। अभी तक ये निजी था, अब इसे सरकारी करना था। कब? 1920 में, और एकवर्थ आयोग की समिति की सिफारिश पर। ये जो आयोग है थॉमस रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी सिफारिश पर ऐसे काम हुए हैं। फिर 1924 में लॉर्ड रीडिंग नए गवर्नर विवेक देव राय समिति की सिफारिश पर रेल बजट आम बजट से अलग हो जाता है। अभी तक क्या था? रेल बजट और आम बजट एक ही साथ चलता था, दोनों को मिक्सअप किया गया था और सोर्स ऑफ इनकम था। लेकिन अब यहाँ पे रेल बजट को अलग कर दिया गया। पहले इसको सरकारी किया गया, फिर रेल बजट से अलग कर दिया गया। इलेक्ट्रिक ट्रेन चली पहली रेल बॉम्बे से कुर्ला तक, ये तो इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया ट्रेन के बारे में या रेलवे व्यवस्था के बारे में, ब्रिटिशों के द्वारा कैसे भारत में लाया गया था।
अब औद्योगिकीकरण देख लेते हैं। औद्योगिकीकरण में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, उसमें तो अंडरस्टूड है कि कैसे भारत में विदेशी कंपनियां आकर इन्वेस्टमेंट करती हैं और यहाँ से बहुत इनकम प्राप्त करती हैं। दादा भाई नेहरू ने कहा कि अंग्रेज भारत के उद्योग को तबाह कर रहे हैं। 1813 में ये लाइन अक्सर पूछा जाता है, ये किसने कहा है? 1813 का चार्टर एक्ट आया, उसके बाद औद्योगिकीकरण और बढ़ गया। अच्छा, क्यों बढ़ गया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अब और भी ब्रिटेन की कंपनियां आती हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती हैं और व्यापार करती हैं। यहाँ से बहुत सारे व्यापार आरंभ हो जाते हैं, देखती हैं कि भारत एक बहुत ही समृद्ध देश है, यहाँ से व्यापार करना बहुत प्रॉफिट होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती हैं। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब और भी कंपनियां आती हैं यहाँ पे, लेकिन ब्रिटेन की ही रहती हैं। यहाँ पर क्या होता था कि सस्ते दर में कच्चे माल को किसानों से खरीद लेते थे और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेचते थे। तो इस तरह से उन्हें बहुत बहुत प्रॉफिट होता था, 60 से 70% तक वो प्रॉफिट कमाते थे, इतना ज़्यादा। और फिर उसके बाद जैसे नील की खेती ज़बरदस्ती करवाना, फिर उसके बाद कॉफ़ी, अफ़ीम और क्या, कपास, जूट, ये सब नगदी फसलों का उत्पादन करवाना और फिर उस फैक्ट्रियों में उनसे काम करवाना, उन्हें मजदूरी न देना या फिर उन्हें कम पैसे पर रखना। भारतीय क्या होते थे, कम पैसे पर उनका काम कर देते थे, मजबूत रहते थे भाई, उन्हें पैसा चाहिए था, किसी तरह से सोर्स ऑफ इनकम किसानों को भी चाहिए था, तो मजबूत रहते थे उनके काम करने के लिए और ब्रिटिश उसी का फ़ायदा उठाते थे। आगे चलकर धीरे धीरे यही प्रताड़नाएं फिर क्रांति का रूप ले लेती हैं। कब तक कोई इंसान सहे, कभी ना कभी तो उसका गुस्सा फूटेगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ब्रिटेन की आर्थिकवादी नीति क्या रहती है भारत में और उसका प्रभाव क्या रहता है, किस तरह से वो पूरे भारत में लूट मचाते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। लेक्चर नंबर 16 होगा वो, अभी तो ये 15 है। मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।